प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या और कैसे, आइए जानें नाम की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में हम बताएंगे कि दुनिया के नक्शे में कनाडा कहाँ पर है, इसके आसपास क्या है, कौन कौन से प्रदेशों से मिलकर ये देश बना हुआ है, इसकी जनसंख्या व भूमि का क्षेत्रफल कितना है, इसमें कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं और मौसम कैसा रहता है सालों भर, वगैरह वगैरह। अंत में कुछ वेब लिंक्स भी दिए जाएंगे उन लोगों के लिए जो इन सारी बातों के बारे में कनाडा की विस्तार से जानकारी पाने को उत्सुक हैं। तो आइए सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, नक्शे में ऊपरी बाईं ओर में हरे भाग वाला कनाडा का क्षेत्र है। आप पाएंगे कि कनाडा तीन तरफ से जल के अपार स्रोतों से घिरा हुआ है। नक्शे के बाईं ओर प्रशांत महासागर और दाईं तरफ अटलांटिक महासागर है। उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ अंटार्कटिक महासागर है। कनाडा की बाहरी सीमाएं दक्षिण की ओर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा व मिनेसोटा प्रांतों के साथ लगती हैं। दक्षिणी पश्चिम यानी नक्शे के बाईं ओर वाले कोने पर अमेरिका का अलास्का क्षेत्र पड़ता है। अगर नक्शे में नीचे बाईं से दाईं ओर चलें तो हमें देखने को मिलते हैं विक्टोरिया और वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में है। कैलगरी व एडमंटन अल्बर्टा में, रेजिना व सैस्कैचुअन में, मॉन्ट्रियल क्यूबेक में, ओटावा व टोरंटो ओंटारियो में और हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया प्रदेश में प्रमुख शहर हैं। अब टोरंटो, वैंकूवर व मॉन्ट्रियल कनाडा के तीन ऐसे बड़े शहर हैं जो पूरी दुनिया में विख्यात हैं, लेकिन कनाडा की अपनी राजधानी ओंटारियो प्रदेश में है। इसी तरह वैसे तो वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का प्रमुख शहर है, लेकिन इसकी राजधानी विक्टोरिया क्षेत्र में है। सरी, जहाँ पंजाबी बोलने वाले लोग अच्छी खासी तादाद में हैं, वैंकूवर का एक उपनगर है। ऐसे ही मिसिसागा व ब्रैम्पटन, जहाँ पंजाब से आए तमाम लोग बसे हुए हैं, टोरंटो के आसपास लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। कैलगरी में कनाडा के पेट्रोल व डीजल के मुख्य स्रोत हैं। हालांकि अब खाड़ी के देशों की तुलना में जमीन के भीतर से इन्हें बाहर निकालना महंगा हो गया है, इसलिए खनिज तेल के ये कुएं अब बंद पड़े हुए हैं। एडमंटन वो शहर है जिसे पंजाब से पहले आए हुए लोगों ने बसने के लिए चुना था। यहाँ का मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल गिना जाता था, दुबई मॉल बनने से पहले। कनाडा में दूसरे देशों से आते समय जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखने को मिलते हैं, वे टोरंटो, कैलगरी, मॉन्ट्रियल व वैंकूवर में स्थित है। विनिपेग भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि अमेरिका के मिनियापोलिस शहर से उड़ान लेते समय कनाडा में प्रवेश पा सकते हैं। डेल्टा एयरलाइंस का मुख्य सेंटर भी मिनियापोलिस में ही है। अब अगर जनसंख्या का जिक्र फिर से करें तो ओंटारियो प्रांत, टोरंटो जिसका प्रमुख शहर है, आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ है, जबकि इसके विपरीत नीनावट में जो एक टेरिटरी है,
केवल 30,000 के आसपास लोग रहते हैं। ओंटारियो के बाद आबादी में धीरे धीरे घटने वाले प्रांतों में क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया, जिसमें वैंकूवर प्रमुख शहर है, का नाम गिना जाता है। आज की तारीख यानी सन 2020 में कनाडा की जनसंख्या मात्र 4 करोड़ के आसपास है और इस देश की कुल जमीन लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा में लोग कम हैं और जमीन बहुत ज़्यादा। इसी बात का नतीजा है कि कनाडा में हाथ से काम करने वाले लोग कम हैं और उनका मेहनताना भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके फलस्वरूप या तो लोग ज़्यादातर काम अपना खुद करते हैं या मशीनों का प्रयोग होता है। अनेक जगहों पर जैसे कार की धुलाई के समय या पार्किंग में प्रवेश पाने और बाहर निकलते समय सारा ऑपरेशन ऑटोमेटिक होता है। कनाडा में आबादी कम और ज़मीन ज़्यादा होने का फ़ायदा भी है। लोग खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, अच्छा खाते हैं और तंदुरुस्त व मस्त रहते हैं। खाने पीने की चीज़ों में कोई मिलावट नहीं होती और न ही किसी चीज़ की कमी होती। लोग हमेशा चुस्त और फुर्तीला बने रहने के लिए पैदल सैर करते हैं, साइकिल चलाते हैं और जिम जाते हैं तथा ढेर सारे मेहनती काम स्वयं करते हैं। कनाडा की आबादी में मूल रूप से आदिवासी, जिन्हें यहाँ एबओरिजिनल कहा जाता है, और वे लोग हैं जो फ्रांस व ब्रिटेन से अतीत में यहाँ आए थे। वर्तमान में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कनाडा की धरती पर जन्मे हुए और पले बड़े हुए हैं। पिछली 2 शताब्दियों के दौरान अन्य धर्म व संप्रदाय के लोग दूसरी जगहों से यहाँ आकर बस गए हैं। अंत में अच्छी खासी संख्या में कनाडा में वे लोग भी शामिल हैं जो गत 30-40 वर्षों में अनेक एशियाई मुल्कों से कनाडा में आए हैं। इनमें भारतीय, पाकिस्तानी, कोरियाई, फिलिपीनी, नेपाली, चीनी व जापानी मूल के नई पीढ़ी के लोग हैं। कनाडा में सरकारी कामकाज व रोजाना प्रयोग होने वाली मुख्य भाषाएं हैं अंग्रेजी व फ्रांसीसी। हालांकि छुटपुट भागों में दूसरी जुबानें भी बोली, लिखी व पढ़ी जाती हैं। कनाडा के झंडे में जो मुख्यतः आयताकार होता है, दोनों सिरों पर बाईं व दाईं ओर लाल रंग की पट्टियां होती हैं और सफ़ेद वर्गाकार बैकग्राउंड में बीचों बीच मैपल ट्री का लाल पत्ता बना होता है। कनाडा की आज़ादी का दिन हर साल 1 जुलाई को धूमधाम से मनाया जाता है। कनाडा की मुद्रा है डॉलर और एक कैनेडियन डॉलर आज की तारीख में यानी जून 2020 में भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 57 रुपए के बराबर होता है। कैनेडियन प्रशासन का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पर सरकारें 3 स्तरों पर चुनी जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चुनी हुई सरकार का प्रमुख होता है देश का प्रधानमंत्री, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्य होते हैं, चुनते हैं और मेंबरों का चुनाव पूरे देश के मतदाताओं द्वारा होता है। प्रदेशीय स्तर पर सरकार का मुखिया प्रीमियर कहलाता है। अंत में जिला स्तर पर चुनी हुई सरकार के मुखिया को मेयर कहते हैं। प्रदेशीय व जिला दोनों स्तरों पर सदस्य क्रमशः प्रदेश व जिले की जनता द्वारा चुने जाते हैं।
संवैधानिक रूप से कनाडा कॉमनवेल्थ कंट्रीज का एक अंग है और इसका राजकाज ब्रिटेन की महारानी या महाराज के अधीन है। वर्तमान में क्वीन एलिजाबेथ II इसकी सर्वेसर्वा है। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह से गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। साथ में 10 लेफ्टिनेंट गवर्नर का नामांकन भी प्रदेशीय सरकारों पर नियंत्रण रखने के लिए होता है। कॉमनवेल्थ स्टेटस के कारण कनाडा के पासपोर्ट पर करीबन 170 देशों की यात्राएं बिना वीजा की जरूरत किए हुए की जा सकती हैं। ऐसे कुछ देश हैं यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। कनाडा वैसे तो एक ठंडे मुल्क के रूप में गिना जाता है, लेकिन कुछ कुछ महीनों बाद यहाँ के मौसम में भी बदलाव आता है। मुख्य रूप से यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं: पतझड़, सर्दी, वसंत और गर्मी। सितंबर के आसपास पेड़ों से पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं और जल्द ही इनकी टहनियाँ सूख कर काटा हो जाती हैं। मौसम में धीरे धीरे ठंडक आने लगती है। तापमान और अधिक गिरने से बर्फ का जमाव शुरू हो जाता है। सूरज डूबने का समय भी घटता जाता है। ये सर्दियों के दिन नहीं तो और क्या है। एक समय ऐसा भी आता है जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। मौसम की चरम सीमा पहुंचते पहुंचते तापमान कहीं कहीं तो शून्य से नीचे 25-30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लोगों को अपने बचाव के लिए कपड़ों की तहें एक के ऊपर एक जमानी पड़ती हैं या फिर विशेष तरह से तैयार की गई सिर्फ एक जैकेट पहनने से काम चल जाता है। 5-6 महीनों की ठिठुरन झेलने के बाद पेड़ों पर पत्ते फिर से आने शुरू हो जाते हैं और 4-6 हफ्तों में ही चारों ओर हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। तापमान धीरे धीरे बढ़कर शून्य से ऊपर 30-35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लोग धूप का भरपूर आनंद उठाने लगते हैं। स्कूलों में एनुअल एग्जाम के बाद छुट्टियां हो जाती हैं, इसलिए अनेक परिवार सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। साइकिलिंग, बोटिंग व स्विमिंग के शौक लोग अपने पूरे करने में जुट जाते हैं। वैसे तो कनाडा में बारिश का कोई खास मौसम नहीं होता। साल भर कभी भी बारिश आ सकती है। कनाडा में चर्च हिल जैसी कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां 12 महीने बर्फ जमा रहती है। दूसरी तरफ वैंकूवर में तापमान कभी भी हिमांक से नीचे नहीं जाता। अंत में जैसा पहले बता चुके हैं, कनाडा की बाहरी ओर पानी ही पानी देखने को मिलता है। इसके भीतरी भागों में कई बड़ी बड़ी झीलें भी देखने को मिलती हैं। इन झीलों के क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत से भी आगे है। वहाँ छोटी बड़ी झीलों की संख्या अधिक है, लेकिन कनाडा में बड़ी झीलें ज़्यादा हैं। लेक ओंटारियो, क्लियर लेक और 1000 आइलैंड्स इनमें से प्रमुख हैं। अल्बर्टा, मैनिटोबा और सस्केचुआन प्रांतों के स्थान कनाडा के मैदानी भाग गिने जाते हैं, जबकि क्यूबेक व वैंकूवर में जमीन समतल नहीं है। रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं। कैलगरी और क्यूबेक के पहाड़ी हिस्सों में अनेक सुंदर झरने भी देखने को मिलते हैं। आसानी से सहन किए जाने वाला मौसम, अधिक औद्योगिक इकाइयां होना और काम धंधे मिलने की सुलभता, इन सब कारणों से
ज़्यादातर लोग ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक प्रांतों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसी जगहों पर जहां मौसम साथ नहीं देता, आबादी बहुत कम देखने को मिलती है। अब अगर सरसरी निगाहों से देखें तो कनाडा के कुछ खास खास विवरण इस प्रकार हैं। जमीनी क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा विश्व में दूसरा बड़ा देश है रूस के बाद, और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 39वें स्थान पर है ऊपर से नीचे की ओर। आइस हॉकी सर्दियों में और सॉकर गर्मियों में कनाडा के नेशनल गेम्स हैं। सीएन टावर, नायग्रा फॉल्स, विक्टोरिया स्थित बंदरगाह, वंडरलैंड, बैंफ नेशनल पार्क, ह्यूमन राइट्स म्यूजियम, रिप्ले एक्वेरियम आदि पर्यटकों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। कैनोला ऑयल, मैपल सिरप, पोलर बियर, जैस्पर का ग्लेशियर और कैलगरी की स्टैम्पीड वगैरह कनाडा के लिए मशहूर हैं। कनाडा में दूसरे देशों से आयात होने वाली कुछ खास चीज़ें हैं। मिनरल फ्यूल्स, बिजली के बड़े उपकरण, कंप्यूटर का सामान, फर्नीचर वगैरह। कनाडा से बाहरी मुल्कों में भेजे जाने वाले कुछ सामान हैं। कच्चा तेल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर व स्पेसक्राफ्ट, पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, खनिज रूप में मिलने वाले एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन वगैरह वगैरह। कनाडा में पैदा होने वाली सब्जियां और फल इस प्रकार हैं। अंत में प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आज जो भी संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई है वो आज के लिए काफ़ी है। हम जल्द ही चंद दिनों में फिर से आपके पास आएंगे कुछ अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आज के विषयों पर अधिक जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए वेब लिंक्स पर भी आप जा सकते हैं।